नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल अंकित आईएएस क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही बेहतरीन क्लास है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। आपका जो हमने कराया था, अब आपका आंग्ल सिख युद्ध चल रहा था और इस आंग्ल सिख युद्ध का पहला आंग्ल सिख युद्ध हम आपको करा चुके थे और आज आपको कराना है दूसरा आंग्ल सिख युद्ध। तो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध आपको कराना है। तो दूसरे आंग्ल सिख युद्ध का कारण क्या था, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध क्यों हुआ था, तो इस बारे में आज हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। तो इसमें अब आपको समझना है कि कैसे इसकी पृष्ठभूमि बनी थी। तो इस तरह का कारण ये हुआ, तो इसकी घटना ऐसे बनी कि हमारे लगभग जो है दूसरा अगर आंग्ल युद्ध पूछा जाए आपसे तो लगभग 1848 से लेकर के 1849, तो ये युद्ध माना जाता है आपका 1848 से 1849 के बीच माना जाता है। और इसके युद्ध का कारण एक मेन युद्ध गवर्नर मूलराज को अंग्रेजों के द्वारा उसके पद से वहां से अपदस्थ कर दिया जाता है या उसके पद से हटा दिया जाता है। तो इस वजह से जो वहां के जो आसपास के सिख रहने वाले थे, पंजाब के जो सिख थे, उनको इस बात का बहुत दुख हुआ और इसी कारण से उन्होंने इस बात का विरोध किया कि अंग्रेजों के द्वारा वहां से मूल राज जो वहां का गवर्नर था उसको क्यों हटा दिया गया। तो इस बात से सिखों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई और उसी कारण से उन्होंने उनका अंग्रेजों का विरोध किया। जब अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया तो उसी कारण से अंग्रेजों को एक मौका मिला कि अब सिखों पर क्या किया जाए, आक्रमण किया जाए। तो सिखों पर आक्रमण करने का मौका उनको मिल जाता है और इसी कारण से अब अंग्रेज सिखों पर आक्रमण कर देते हैं और यही आपका दूसरा आंग्ल सिख युद्ध का कारण बन जाता है और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध प्रारंभ हो जाता है। अब एक बात आपको समझनी है कि इसका जो प्रारंभ होगा तो पहले कौन कौन से युद्ध होते हैं, किस किस तरीके से युद्ध होंगे। तो आपका एक रामनगर का युद्ध होता है नवंबर 1848। तो नवंबर 1848 में रामनगर का युद्ध होता है और एक युद्ध होगा आपका चिलियावाला का युद्ध। चिलियावाला का युद्ध और इनको देखना है आपको। ये होता है आपका जनवरी 1849। तो जनवरी 1849 में चिलियावाला का युद्ध होता है अंग्रेज और सिखों के बीच में और यहाँ पे रामनगर का युद्ध होता है नवंबर 1848 में। तो नवंबर 1848 में जब रामनगर का युद्ध होता है तो अंग्रेजों और सिखों के बीच में इतना भयानक युद्ध होता है, लेकिन वहां पर जो सिख है वो पूरी तरह से पराजित हो जाते हैं। वहां पर भी इसीलिए रामनगर पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा, अंग्रेज रामनगर पर अपना पूरा अधिकार कर लेते हैं। और चिलियावाला का युद्ध होता है फिर उसी के 1-2-3 महीने बाद होता है जनवरी 1849 में। वहां पर भी अंग्रेज सिखों को पूरी तरीके से वहां पर भी परास्त कर देते हैं। तो ये वाला रामनगर का क्षेत्र और चिलियावाला का क्षेत्र ये अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है। अब उसी के बाद अंतिम रूप से, और जब इन युद्ध के बाद अब जैसे ये दोनों युद्ध हो गए, अंग्रेजों का पूरी तरीके से अधिकार हो गया, तो अब क्या आते हैं, जो लॉर्ड डलहौजी आते हैं आपके, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी आपके वहां के गवर्नर थे। अब लॉर्ड डलहौजी के द्वारा क्या किया जाता है, लॉर्ड डलहौजी अपने यहाँ पर एक सेनापति होता है इसका चार्ल्स नेपियर के नाम से। अब चार्ल्स नेपियर को क्या करता है, ये सेना का नेतृत्व कर करके भेजता है चार्ल्स नेपियर को। अब चार्ल्स नेपियर क्या करेगा, यहाँ पर लगभग फरवरी 1849, क्योंकि जनवरी 1849 में ये हुआ, अब इसी के बाद फरवरी 1849 में चार्ल्स नेपियर को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही चार्ल्स नेपियर को सेना का नेतृत्व करते हुए गुजरात में भेजा जाता है। और गुजरात में जहां पर पूरे तरीके से जो सिख रहा करते थे, तो वहां पर सिखों के साथ पूरी तरीके से युद्ध होता है। अब इनका सिखों के साथ पूरा गुजरात का युद्ध होगा, यहाँ पर इसे कहा जाता है आपका गुजरात का युद्ध। अब गुजरात का युद्ध यहाँ पर होगा और अंग्रेजों के द्वारा पूरी तरीके से फाइनली अगर पूछा जाए कि अंग्रेजों के द्वारा फाइनली सिखों को कब हराया गया था, कौन से युद्ध में हराया गया था, तो सिखों को फरवरी 1849 में गुजरात के युद्ध में पूरे अंतिम रूप से हरा दिया जाता है। तो दूसरा जो आपका आंग्ल सिख युद्ध है यहाँ पर समाप्त होता है और इसी के साथ अब कुछ संधियां हो जाती है आपकी। तो होता क्या है, जब यहाँ पर गुजरात का युद्ध भी पूरी तरीके से जीत जाएगा तो इसके बाद अब लॉर्ड डलहौजी ऐसा करता है कि लॉर्ड डलहौजी मार्च के महीने में, फरवरी में हुआ, अब मार्च 1849 में
पंजाब राज्य को पूरी तरीके से जीत लेता है। मार्च 1849 को अब लॉर्ड डलहौजी के द्वारा पंजाब राज्य को पूरी तरीके से अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो यहाँ पर अब पूरा अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित हो जाएगा पंजाब में। अब पंजाब में भी क्या बन गया आपका अंग्रेजी साम्राज्य। तो पूरी तरीके से पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता है। और किस युद्ध के बाद? गुजरात के युद्ध के बाद। तो गुजरात के युद्ध के बाद लॉर्ड डलहौजी के द्वारा पूरी तरीके से पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है। और जो पंजाब का शासक हुआ करता था, राजा था दलीप सिंह, वो एक छोटा बच्चा था। अब वो छोटा बच्चा था तो उसी के क्या करते हैं, उसको क्या ये पेंशन यानी 5 लाख रुपए की पेंशन दे करके इंग्लैंड में पढ़ने लिखने के लिए भेज देते हैं कि बेटा जा तू क्या कर वहां पे जाके पढ़ ले, कभी तेरी उम्र इतनी नहीं हुई है, का पद बहुत बड़ा होता है तो तेरे लायक अभी नहीं है, तो तू क्या कर अभी मौज मस्ती कर और अपना पढ़ाई लिखाई करके आ, तब उसके बाद देखना। तो उसको भेज दिया जाता है इंग्लैंड में, 5 लाख रुपए की पेंशन दे करके उसको भेज देते हैं कि 5 लाख रुपए तेरे लिए काफी है, अब तुम्हें पे मौज मस्ती कर इसमें। तो उसी आधार पे उसको भेज दिया वहां पर। और यहाँ पर अब क्या करेंगे, अपना पूरी तरीके से पंजाब पर अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। और दिलीप के पास कोहिनूर हीरा था, क्योंकि जो रंजीत सिंह को दिया गया था शाहशुजा के द्वारा, अब वो इसके पुत्र पर था दिलीप पर। अब दिलीप पर जो कोहिनूर हीरा था, वो कोहिनूर हीरा अंग्रेजों के द्वारा ले लिया जाता है दिलीप से। अब दिलीप के द्वारा कहां पर जाता है कोहिनूर हीरा? अब दिलीप से अंग्रेज ले लेते हैं ब्रिटिशों पर। अब ब्रिटिशों पर कोहिनूर हीरा चला जाता है। अब कोहिनूर हीरा ब्रिटिशों पर चला जाएगा और ब्रिटिश उसका करेंगे क्या, ब्रिटिश उसे जो राज मुकुट है, ब्रिटिश मुकुट, उसमें जड़वा देते हैं, उसमें लगवा दिया जाता है। तो जो रानी पर रहता था, रानी के मुकुट में लगा होता था कोहिनूर हीरा, तो वही आपका कोहिनूर हीरा यहाँ से लगा दिया था। वो किससे लेकर के गए थे? वो दिलीप से लेकर के गए थे, जो आपका सिखों का राजा था, रंजीत सिंह का पुत्र। तो इससे लेकर के वो चले गए थे। तो यहाँ पर ये बातें थी आपकी। तो यहाँ पर ये दूसरा आंग्ल सिख युद्ध आपका समाप्त हो जाता है। तो पूरा जो सिख युद्ध है आपका आंग्ल सिख युद्ध पूरी तरीके से ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि अंग्रेजों का पूरी तरीके से पंजाब पर अपना शासन स्थापित हो जाता है। और इसके बाद जब ये आंग्ल सिख युद्ध हुआ, अब कुछ छोटे छोटे से युद्ध बचते हैं आपके, जैसे आपका आंग्ल नेपाल युद्ध होता है, अंग्रेजों का नेपाल का युद्ध होता है। इसी के साथ साथ छोटे छोटे से युद्ध थे, उसको भी हम साथ के साथ, इसके बाद जैसे आपके ये थे, अब इसी में ही क्या है आपका, इसी के साथ थोड़े से कुछ छोटे छोटे युद्ध थे, जो छोटे छोटे युद्ध माने जाते हैं आपके। आंग्ल नेपाल युद्ध आप पढ़ सकते हो। उसके साथ छोटा सा मैं आपको बता देता हूं, आंग्ल नेपाल युद्ध कैसे हुआ था, किस किस के बीच, आंग्ल नेपाल युद्ध के बारे में। तो आंग्ल नेपाल युद्ध है आपका। अब इसमें ये बातें हुई थी कि जो आपका लॉर्ड हेस्टिंग था उस समय, लॉर्ड हेस्टिंग, तो लॉर्ड हेस्टिंग जो गवर्नर था, अब लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा जो है नेपाल में जो सिक्किम वाला क्षेत्र है आपका, यहाँ पर, अब जैसे आप समझोगे, थोड़ा सा इसके आइडिया सा ले लेना बस, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे आप, थोड़ा सा ये समझना, ये है आपका नेपाल, ये नेपाल वाला क्षेत्र है आपका, ठीक है। अब नेपाल है, ये आपका सिक्किम है, ठीक है। आपको थोड़ा सा मैप भी पता होना चाहिए, तो थोड़ा सा उसको ध्यान रखते हैं कि हमारा मैप कैसा है, कहां कहां पर कौन से देश है, कौन से राज्य है, कौन सा राज्य है, किस प्रकार के कौन सी लोकेशन कहां पर है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहीं पर था आपका आंग्ल नेपाल जो युद्ध होता है, तो इसी आधार पर होगा, यहाँ पर नेपाल है आपका। अब नेपाल में जो युद्ध होता है, अंग्रेजों का नेपाल का युद्ध होता है, क्योंकि यहाँ सिक्किम था, अब सिक्किम में थोड़ा बहुत ऐसे व्यापार हुआ करता था इनका। अब जो है लॉर्ड हेस्टिंग क्या करता है कि यहाँ पर जो नेपाली थे, नेपाल में गोरखा, अब गोरखाओं पर आक्रमण करता है, गोरखाओं के साथ युद्ध करेगा और इनके साथ इनको पूरी तरीके से मारेगा, पीटेगा और यहाँ पर इनके क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश करता है। अब जब यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, अब इनके बीच में भयानक युद्ध होता है, गोरखाओं के बीच में और अंग्रेजों के बीच में। जब इनके बीच में युद्ध होगा, तो युद्ध होने के कारण अब इनको 1816 में ऐसा लगता है कि अब ऐसे युद्ध से कुछ होने वाला नहीं है। तो इसी कारण से 1816 में अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच समझौता हो जाता है, बातचीत हो जाती है, और उसी के तहत संगोली की संधि मानी जाती है कि यहाँ पर एक संगोली की संधि हुई थी। तो अंग्रेजों और नेपाल या गोरखाओं के बीच में 1816 में संगोली की संधि हो जाती है। और इस संधि के तहत जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों को जो उत्तराखंड वाला कुछ क्षेत्र है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ क्षेत्र था आपका, ये नेपाल के अंदर ही पड़ता था, गोरखा थे यहाँ पर,
अब गोरखाओं का शासन था तो यहाँ पर लड़ते थे इनके लिए। अब यहाँ पर जो है आपका कुमाऊं वाला क्षेत्र हो गया, कुमाऊं गढ़वाल, कुमाऊं गढ़वाल और कुछ तराई क्षेत्र हो गया। नीचे वाला जो तराई क्षेत्र है, यहाँ पर कुमाऊं गढ़वाल तराई क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिए जाते हैं पूरी तरीके से। ये सौंप दिए अंग्रेजों को। अब ये अंग्रेजों को जब सौंप दिए गए तो यहाँ पर पूरी तरीके से अब अंग्रेजों का शासन स्थापित हो जाता है। और इसके बाद ही कुछ ऐसी बातें हैं आपकी जो यहाँ पर सिक्किम वाले यानी कि यहाँ पर थे कुछ क्षेत्र, और यहाँ पर जो सिक्किम वाले क्षेत्र थे ये वापस से यानी कि नेपाली जो गोरखा थे यहाँ से उनके क्षेत्र को छोड़ करके अपने नेपाल में चले जाते हैं। और ऐसे एक बात और आती है कि जैसे यहाँ पर नेपाल है तो नेपाल में अंग्रेजों के द्वारा अपनी ब्रिटिश रेजिडेंट स्थापित कर दी जाती है। तो अब नेपाल में इसी संधि के तहत ब्रिटिश रेजिडेंट भी स्थापित करी जाती है, यानी कि ब्रिटिशों की एक सेना है वो सेना यहीं पे तैनात कर दी जाती है इसी संधि के तहत। तो इस तरीके से आपकी ये संधियां होती है और इन संधि के तहत ही आपका नेपाल के कुछ क्षेत्रों पर भी अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। अब यहाँ पर ये हो गया, और ये तो आपका नेपाल युद्ध था। बस इसमें आपको याद रखना है कि 1816 में संगोली की संधि हुई थी। किस किस के बीच हुई थी? अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच, नेपाल के बीच। ठीक है, तो इनके बीच ये संधि हुई थी जिसमें आपका कुमाऊं गढ़वाल और ये वाले क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिए गए थे, और जो सिक्किम वाले थे कुछ क्षेत्र वो वहां से नेपालियों को गोरखाओं को हटा दिया गया था, और नेपाल के अंदर अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटिश रेजिमेंट या ब्रिटिश सेना को लगा दिया गया था, तैनात कर दिया गया था यहाँ पर। तो ये थी आपकी आंग्ल नेपाल युद्ध। अब आपको जो मिलेंगे यहाँ पर, अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक छोटा सा युद्ध है आपका आंग्ल बर्मा युद्ध। अब आंग्ल बर्मा युद्ध के बारे में आपसे पूछ लेता है कि आंग्ल बर्मा युद्ध, तो आंग्ल बर्मा युद्ध भी होता है आपका छोटा सा युद्ध है। किस तरह की इसमें बातें हैं, क्या क्या इसमें बताया गया है, इसकी क्या क्या पृष्ठभूमि रही, क्यों ये युद्ध हुए। तो ये आपका जो सीमावर्ती क्षेत्र होते थे आपके उत्तर पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्र थे, तो वहां पर ये सीमा को लेकर के यानी कि जो भी कुछ बर्मा वाले जो क्षेत्र यानी बर्मा वाले जो लोग थे वहां के जो शरणार्थी थे यानी कि वो वहां के व्यक्ति थे, वो भारत में यानी कि असम में मणिपुर में प्रवेश करने की कोशिश किया करते थे या प्रवेश किया करते थे यहाँ पर। तो यहाँ पर जब वे प्रवेश किया करते थे तो अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगता था, तो इसी कारण से मणिपुर और असम में उनके प्रवेश को रोकने के लिए ही 1824 में असम व मणिपुर के क्षेत्रों में प्रवेश को रोकने के लिए ही ये युद्ध हुआ था, आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। और जब ये 1824 में इनके साथ आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ तो अब इसी के साथ युद्ध के बाद 1826 में जाकर के एक यान्डबू की संधि होती है। एक यान्डबू की संधि होती है आपकी अंग्रेजों और बर्मा के बीच में 1826 में। यान्डबू की संधि के तहत ही इनके यहाँ पर जो है ये अपना कुछ क्षेत्र इनको दे दिए जाते हैं, यहाँ पर इनका जो प्रवेश है वो रोक दिया जाता है इसी संधि के तहत। क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये इनके बीच में युद्ध होते हैं वो लगभग 3 युद्ध माने जाते हैं, 3 युद्ध होंगे और अलग अलग संधियों के तहत ही ये आंग्ल बर्मा युद्ध पूरा होता है। अब यहाँ पर 1824 में असम मणिपुर में प्रवेश को रोक दिया गया और 1826 में यान्डबू की संधि हो गई थी। और अब 1852 में इसके बाद अब 1852 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इमारती लकड़ी और जो बर्मा के जंगल थे उनके क्षेत्र पर अधिकार करने के उद्देश्य से उनके साथ युद्ध किया था, और जो आपका लोअर बर्मा था उस पर अपना अधिकार कर लेते हैं। तो लोअर बर्मा वाले क्षेत्र पर अंग्रेज पूरी तरीके से अधिकार कर लेंगे, और उनका उद्देश्य था वहां की जो इमारती लकड़ियां थी, तो इमारती लकड़ियां और वहां के जो जंगल थे उनमें विशेष प्रकार की लकड़ियां थी, तो उन पर अपना अधिकार करने के लिए ही इन्होंने युद्ध किया था। तो 1852 में पूरी तरीके से ये वहां पर भी लगभग 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय तीसरा युद्ध होता है इनका। लॉर्ड डफरिन के समय तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध होता है, और इस आंग्ल बर्मा युद्ध के तहत ही जब ये युद्ध हो जाएगा और इसी के तहत जो बर्मा वाला क्षेत्र है वो अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता है, या आपका पूरी तरीके से बर्मा पर अपना क्षेत्राधिकार कर लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। तो वो 1885 के लॉर्ड डफरिन के समय ठीक है वहां पर कब्जा कर लिया जाता है। तो यहाँ पर आपका ये पूरी तरीके से तीनों आंग्ल बर्मा युद्ध भी समाप्त हो जाते हैं। इस तरीके के छोटे छोटे थे आपके, तो इनको ध्यान से। और अब जो है आपका इसके बाद जैसे बर्मा युद्ध है, अब इसके बाद एक युद्ध आपको और पढ़ना पड़ेगा, तो एक छोटा सा है आंग्ल अफगान युद्ध।
तो आंग्ल अफगान युद्ध आपसे पूछ लेता है, आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था, कैसे हुआ था। तो इसमें जो है पहला आपका माना जाता है कि 1839 से लेकर के 1842 के बीच माना जाता है। तो 1839 से 1842 के बीच यहाँ का जो गवर्नर था वो लॉर्ड ऑकलैंड के नाम से था, लॉर्ड ऑकलैंड। तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय आपका पहला आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा गया था, जहां पर अफगानियों को पूरी तरीके से इसने यहाँ पर हराया था, पराजित किया था। अब उसी के बाद जो आपका रंजीत सिंह वाली कहानी थी, क्योंकि अब इसके बाद क्या होता है, अब यही है कि अब इसके बाद जो है आपका लॉर्ड ऑकलैंड ने ऐसा कर दिया। अब इसके बाद क्या होता है कि लगभग आपका जो अफगानिस्तान में थे एक शाह सूजा नाम का था, एक शाह सूजा था, वो रंजीत सिंह का दोस्त हुआ करता था। अब शाह सूजा को वहां से दोस्त मोहम्मद के द्वारा, जो दोस्त मोहम्मद उसका भाई था या कुछ भी, उसके द्वारा उसको वहां से पद से हटा दिया जाता है। अब इसीलिए जब पद से हटा देंगे तो ये बातें रंजीत सिंह को और अंग्रेजों को पता चलती है, और इसी कारण अब ये एक त्रिपक्षीय संघर्ष हो जाता है, जिसमें अब अंग्रेजों को, यानी कि उसमें त्रिपक्षीय संघर्ष में उसकी मदद करने के लिए शाह सुजा को दोबारा से वहां की गद्दी पर बैठाने के लिए रंजीत सिंह के द्वारा भी मदद करी गई थी। और अब क्या होता है कि वहां पर अंग्रेजों के, यानी कि जॉन कीन के नाम से था, कौन था, जो यहाँ पर भेजा जाता है जॉन कीन सेनापति के रूप में। तो जॉन कीन को सेना का नेतृत्व करते हुए, तो जॉन कीन के द्वारा सेना का नेतृत्व किया गया, और इसी नेतृत्व के साथ वो अंग्रेजी सेना को लेकर के अफगानिस्तान में पहुंचता है। और अफगानिस्तान में जो पहुंचेगा तो वो एक बोलन दर्रा है, बोलन दर्रे के द्वारा उसमें प्रवेश करेगा अफगानिस्तान में। अंग्रेज जॉन कीन अपनी सेना को लेकर के वहां पे जब पूरा जाएगा, और जाकर के वहां पर काबुल पर अपना अधिकार कर लेता है, काबुल पर अधिकार कर लेगा। तो काबुल पर इसने पूरा अधिकार कर लिया अपना। जब ये पूरा काबुल पर अधिकार अपना कर लेता है, अब जब ये अपना काबुल पर पूरी तरीके से अधिकार कर लेगा, तो अब उसको लगेगा दोस्त मोहम्मद को कि अब तो भाई अंग्रेजों ने अपना पूरा डेरा हमारे यहाँ पे डाल लिया है, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो दोस्त मोहम्मद अब आत्मसमर्पण कर देगा कि माफ कर दीजिए, मैंने ये किया, ये गलत किया। अब उसी के तहत जब वो आत्मसमर्पण कर देगा तो शाह सूजा को दोबारा से वहां का शासक बना दिया जाता है। अब शाह सूजा को दोबारा से वहां का शासक पूरी तरीके से बना दिया जाएगा, और अब वहां के अफगानिस्तान की गद्दी पर वो शाह सूजा बैठ जाता है। और यहाँ पर ऐसा होता है अब कि 1842 से लेके 1878 तक अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर अफगानिस्तान में हस्तक्षेप की नीति को अपनाया गया, क्योंकि यहाँ पे कोई, जब इसको राजा बना दिया गया तो यहाँ पर अब किसी भी प्रकार से कोई हस्तक्षेप अंग्रेज नहीं करेगा। तो 1842 से लेकर 1878 तक जितने भी गवर्नर आए सबके द्वारा हस्तक्षेप की नीति को अपनाया गया, उसी को पूरी तरीके से उसको माना गया, और तब तक कोई भी हस्तक्षेप यहाँ पर नहीं किया गया। जैसे शासन करते हैं करने दो, और उनको परमिशन या अनुमति दे दी गई थी कि भाई आप करो पूरी तरीके से शासन, और अंग्रेज अपना एक तरफ हो गए थे। अब होता क्या है कि जब 1878 में, 1878 से लेकर के 1880 तक, अब 1878 से लेकर के 1880 तक जब लॉर्ड लिटन आता है, अब लॉर्ड लिटन, तो लॉर्ड लिटन आकर के क्या करता है, अपनी एक अग्रगामी नीति का प्रयोग करेगा। तो लॉर्ड लिटन के द्वारा अग्रगामी नीति का इस्तेमाल किया जाता है, और वह धीरे धीरे वहां पर पूरे जो क्षेत्र है वहां पर अपना शासन स्थापित कर देगा, वहां पे राजाओं को हटा करके अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित कर देता है। लेकिन पूरी तरह से जब कोशिश की जाएगी वहां पर जब उसको हटाने की, तो अब ऐसा होता है कि जब वहां पर पूरी तरीके से एक दूसरे का विरोध करने लगते हैं, तो वहां पर अंग्रेजों के द्वारा इसको क्या करते हैं, अफगानिस्तान को बफर स्टेट के रूप में घोषित कर दिया जाता है। तो अफगानिस्तान को क्या कर देंगे, बफर स्टेट के रूप में घोषित कर देते हैं। एक संक्रमण, यानी कि संक्रमित, यानी कि इस तरीके से संक्रमणकालीन, यानी कहते हैं इसको कि इस तरीके का एक स्टेट घोषित कर दिया जाता है, एक डेंजर स्टेट के रूप में। तो यहाँ पर इसको घोषित कर दिया, और इसी तरीके से अब पूरी तरीके से अफगानी जो क्षेत्र है उस पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। तो यहाँ पर आपका आंग्ल अफगान युद्ध भी इस तरीके से पूरे हो जाते हैं। इनके द्वारा जो है इसके एक इनके साथ साथ एक 1843 की बात है आपको, क्योंकि यहाँ पर आपका सिंध वाला क्षेत्र था। तो जो ये आपका यहाँ सिंध वाला क्षेत्र है, अब सिंध अभियान भी चला दिया जाता है इनके द्वारा, यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा। तो जब यहाँ पर आपका सिंध अभियान चलाया जाएगा, तो सिंध अभियान लगभग 1843, याद रखना है आपको
यहाँ पर जो गवर्नर थे वो लॉर्ड एलन ब्रो। तो लॉर्ड एलन ब्रो के द्वारा सिंध पर अपनी सेना को ले जाया गया और सिंध पर अपनी सेना को ले जाकर के वहां पे अभियान चला करके उसमें अपना अधिकार स्थापित कर दिया जाता है। तो सिंध पर भी 1843 में लॉर्ड एलन ब्रो के नेतृत्व में जाकर के क्या कर दिया जाता है, वहां पे पूरा अपना कब्जा कर लिया जाता है। तो पूरी तरीके से अब सिंध पर भी अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे क्षेत्र आपको याद रखने हैं, किस तरीके से कौन कौन सा युद्ध हुआ, कैसे हुआ, किस किस ने युद्ध कराया, कब कब युद्ध हुए थे। तो इस तरीके से इन क्षेत्रों पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। तो आज आप इतना ही करते हैं। इसको